बिहार पहुंची राहुल की रैली, नीतीश बिन सुलझेगी पहेली। न्याय यात्रा से जुड़ेगा बिहार, इंडिया में लौटेगी बहार। चुनाव में शुरू कास्ट किस्सा, कैसे मिले विकास का हिस्सा। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के रथ को रफ्तार देने के लिए राहुल गांधी ने पूरब से पश्चिम की तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। लेकिन जब तक राहुल की यात्रा बिहार की धरती तक पहुंचती, तब तक इंडिया गठबंधन की शक्ल में विपक्ष को लामबंद करने वाले नीतीश कुमार ने खेला कर दिया। कांग्रेस और राहुल गांधी की एकला चलो वाली यात्रा से विपक्षी गठबंधन के कई दल भी खफा हैं। लेकिन इन तमाम मुद्दों के बाद भी राहुल गांधी के तेवर कम नहीं हुए और राहुल गांधी अपने चिर परिचित अंदाज में बिहार के औरंगाबाद में जनता के बीच उतरे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत आज राहुल गांधी ने बिहार के औरंगाबाद से की है। इस यात्रा के तहत वो बिहार के 3 जिलों से गुजरेंगे, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, जिसके बाद वो यूपी की सीमा में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इस यात्रा से वो मगध और शाहाबाद के करीब 8 लोकसभा क्षेत्रों और खासकर इन 3 जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन इलाकों में अगर हम सांसद की बात करें तो 8 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहां बीजेपी जीती हुई है, और दूसरी तरफ अगर 3 जिलों की बात करें तो ये इलाका कांग्रेस और महागठबंधन के लिए गढ़ रहा है, क्योंकि औरंगाबाद की 6 विधानसभा क्षेत्र पे महागठबंधन का कब्जा है, जबकि अगर हम बात करें बगल में रोहतास के 7 विधानसभा क्षेत्रों में भी महागठबंधन के नेताओं का कब्जा है, जबकि कैमूर के 4 में से 3 पर महागठबंधन का कब्जा है। तो ये इलाका काफी कैडर बोर्ड माना जाता है और काफी इस इलाके में महागठबंधन की पैठ रही है, और खासकर औरंगाबाद शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। यही वजह है कि इन इलाकों का चयन किया गया है और इस इलाकों से ही आज औरंगाबाद से राहुल गांधी ने अपनी हुंकार भरी है। आपको बता दें कि बिहार यात्रा में गुरुवार को राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद पहुंचे। शुक्रवार को राहुल गांधी कैमूर से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कैमूर में राहुल गांधी की रैली और नुक्कड़ सभाओं के जरिए जनता से जुड़ेंगे। राहुल गांधी के शुक्रवार को कैमूर में होने वाली जनसभा में कांग्रेस ने आरजेडी और वाम दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया। बताया जा रहा है कि आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस रैली में शामिल होने की सहमति दी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महागठबंधन छोड़कर जाने के बाद पहली बार राहुल और तेजस्वी एक साथ सभा करेंगे। लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर औरंगाबाद की रैली में भी राहुल गांधी मोदी सरकार पर जमकर बरसे। राहुल ने अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी पर तंज कसा, तो साथ ही साथ नरेंद्र मोदी को देश में फैल रही हिंसा का चिन्ह बता दिया। सुना है वहां दुबई में वहां के राजा से गले मिल रहे हैं, 2-3 बार गले मिलेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देखो ऐसे देखते हैं कि बाकी सब लोगों को कुछ नहीं मालूम, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को सब कुछ मालूम, और देश में कोने कोने में नफरत फैलाते रहते हैं। ये देश में जो नफरत फैल रही है, हिंसा फैल रही है, क्रोध है, इसका कारण क्या है? मैंने ये सवाल हजारों बार लोगों से पूछा, आम जनता से पूछा। नहीं, मोदी नहीं, मैं आपको बताता हूं। मोदी इस चीज का चिन्ह है, मगर मोदी कारण नहीं, कारण दूसरा है। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के मुद्दे को भी उछाला। राहुल गांधी ने कहा कि जाति आधारित जनगणना एक सामाजिक एक्सरे है। राहुल ने कहा कि सामाजिक न्याय का पैमाना जाति आधारित जनगणना है और कांग्रेस इसे करा कर दिखाएगी। जाति जनगणना सामाजिक एक्सरे है, उससे सारे के सारे पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा कि इस देश में क्या हो रहा है। राहुल गांधी औरंगाबाद की सभा में भले ही 3 घंटे की देरी से पहुंचे हैं, लेकिन आने के बाद उन्होंने पहले तो लोगों से माफी मांगी, वहीं दूसरी तरफ आज नरेंद्र मोदी की सरकार पर जम के भड़ास निकाली।
राहुल गांधी ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि सामाजिक न्याय की अगली कड़ी जातिगत जनगणना है और जब तक यह रिपोर्ट नहीं आती है तब तक सामाजिक विकास का नारा अधूरा रहेगा। राहुल गांधी ने यह कहा कि जातिगत जनगणना कराना उनकी प्राथमिकता है। यही नहीं, उन्होंने किसानों के एमएसपी पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के गारंटेड और कानूनी एमएसपी प्रदान करेगी और इसके लिए वो कृत संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से किसानों पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, उन पे कीले आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, लाठियां चटकाई जा रही है, वो भी काफी गलत है और कांग्रेस इसमें किसानों की लड़ाई के साथ है। राहुल गांधी की इस यात्रा की शुरुआत आज यहां से हुई है, औरंगाबाद से हुई और यह यात्रा कल शाम यूपी सीमा में प्रवेश करेगी। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान महागठबंधन के नेताओं के साथ भी मिलेंगे, उनको भी मन साझा करने का मौका देंगे और साथ ही आम लोगों से मिलेंगे। अब देखिए, देश में 33 साल बाद बिहार की जमीन से जातीय जनगणना के तौर पर सामाजिक ताने बाने का आंकड़ा सामने आया तो विपक्ष को लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा मुद्दा मिला। लेकिन मोदी सरकार को घेरने के लिए जिन नीतीश कुमार ने कास्ट पॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक चला, अब वो खुद पाला बदलकर बीजेपी के साथ चल पड़े हैं। और बावजूद इसके बिहार का जातीय समीकरण बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बड़ा मुद्दा है। चुनावी मौसम में बिहार की जातीय गणना ने कैसे चुनावी पारे को हाई किया है, आइए आपको आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के साथ सबसे पहले तो वो देखिए, बीजेपी के साथ जो जातियां खड़ी नजर आती हैं, जिनको कि आप कोर वोट बैंक भी कह सकते हैं, जो हमेशा से इनको वोट करते आए हैं, वो कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण 3.65%, राजपूत है 3.45%, भूमिहार 2.86%, कायस्थ 0.60, बनिया 2.31%, तेली 2.81%, सोनार 0.68%, हलवाई 0.60, यानी कुल मिलाकर के अगर ये आप जोड़ देते हैं तो आंकड़ा पहुंच जाता है 16.96% पर। दूसरी तरफ अगर बीजेपी को समर्थन देने वाली पार्टियों की हम बात करें, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी हैं, जो हिस्सेदार हैं, तो उसमें देखिए, उसमें चिराग पासवान, जिनको दुसाध कम्युनिटी का वोट बैंक मिलता है, 5.31%, मल्लाह मुकेश साहनी जिससे आते हैं, वो वोट प्रतिशत है 2.60% का। जीतन राम मांझी अभी 4 ही हालांकि विधायक हैं, 3.08%, मुसहरों का वोट भी इनके खाते में जाता है। और इस तरह बीजेपी और एनडीए की 3 पार्टियों, अगर इनको भी हम जोड़ दें तो कुल मिलाकर के जो जातिगत आंकड़ा है वो पहुंच जाता है, यहां देखिए 27.95% पर। हालांकि देश की राजनीति में मोदी फैक्टर को नजरअंदाज करना नामुमकिन है, नहीं किया जा सकता। और मोदी सरकार की विश्वकर्मा योजना को अगर हम आधार बनाएं और बिहार की कुछ जातियां इस योजना के तहत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भरोसा करती हैं, उनके नाम पर वोट भी देती हैं, तो अगर उनके नाम पर फिर इस बार भी 24 में भी वोट पड़ा तो क्या हो सकता है, आइए वो गणित भी आपको समझा देते हैं और उसके बाद कितना टोटल मिलकर के ये हो जाता है। देखिए, मोदी फैक्टर का अगर असर हुआ तो मुसलमान दर्जी जो हैं वो भरोसा करते आए हैं, वोट देते रहे हैं, इनका मार्जिन है 0.25%, लोहार 0.62%, मुस्लिम दुनिया 1.42%, बढ़ई 1.45%। ये बीजेपी के हक में जा सकते हैं। और ऐसे में बीजेपी को बिहार में कुल मिलाकर के, अब अगर ये पूरा डेटा हम एक साथ जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 31.69% जातियों का समर्थन हासिल हो सकता है। अब इन सब के अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, अभी बने हैं और अब तो उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। आरएलजेपी के उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर भी कुल मिलाकर के 4% के करीब वोट बैंक आता है। बीजेपी के पाले में यह भी आ सकता है, जिसके बाद बीजेपी का जो जातीय वोट आधार है वो कितना हो जाएगा, अगर ये भी हम जोड़ दें 4.21%, जैसा कुशवाहा समाज की हम बात कर रहे हैं, तो फिर हो जाता है 35.90 पर यह पहुंचता है तब। लेकिन कितना इसका जवाब अभी मिलना मुश्किल है, क्योंकि 4 में कितना इधर उधर शिफ्ट होगा अभी देखने की बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ आइए अब एनडीए गठबंधन की भी बात, एनडीए के बाद अब इंडिया गठबंधन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस बार क्या कमाल करती है। जब राहुल गांधी प्रवेश कर गए हैं, साथ तेजस्वी यादव जब नजर आएंगे, क्रेडिट पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, इन सब का अगर असर होता है और नीतीश कुमार की जो पलटी मार राजनीति है, अगर उसकी नाराजगी सामने आती है, लालू यादव का तजुर्बा अगर काम कर जाता है, तो फिर क्या होगा, इनके पक्ष में कितना वोट बैंक बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जातीय गणना के आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथ कौन कौन है वो देख लीजिए। ये कोर वोट बैंक समझ लीजिए एक तरीके से, आरजेडी
प्लस जेडीयू समर्थित इसे कहा जाता था, लेकिन अब तो जेडीयू हट चुकी है। यादवों का देखिए 14.26%, कुर्मी 2.86%, 8.7%, कुशवाहा 4.21%, मुस्लिम 17.70%, कानू 2.21%, कुम्हार 1.40%, बढ़ई 1.45%। यानी इंडिया गठबंधन के पास कुल मिलाकर के अगर आप इसे जोड़ देते हैं तो ये 44.10% पर आंकड़ा पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, अगर अनुसूचित जाति से एनडीए के दलों का 10.99%, अगर हम हटा दें, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो 10.99% है ये रहा है एनडीए गठबंधन के साथ, तो उसमें क्या है देखिए, कुल मिलाकर के तो ये अनुसूचित जाति का आंकड़ा आ जाता है बिहार से। अब इसमें अगर ये जो एनडीए के साथ जाता है 10.99 हटा दीजिए तो फिर 8.66% बचता है जो कि इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। और ऐसे में इंडिया अलायंस के पास कुल मिलाकर के, अब आपको देखिए वर्सेस के हिसाब से हम आपको समझा देते हैं, एनडीए और इंडिया में अंतर देखिए 31.69%, 52.76% जातिगत वोट बैंक होगा। कास्ट पॉलिटिक्स के बीच देश की राजनीति में अदर बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी वोट बैंक का इस वक्त बोलबाला है। चुनाव आते ही राजनीतिक दलों को ओबीसी की चिंता भी सताने लगती है। ओबीसी को आगे बढ़ाने की खूब बातें होती हैं, वादे होते हैं, और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां एक तरफ बीजेपी भी ओबीसी कर रही है तो इंडिया गठबंधन भी ओबीसी वोट बैंक पर नजरें गड़ाए बैठा है। और विपक्षी गठबंधन में मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने की जो आवाज उठी थी उसके पीछे भी यही सबसे बड़ा कारण है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 और लोकसभा चुनाव में सीटों के गणित की बात करें तो पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ा चैलेंज है। पूरब से लेकर पश्चिम के राज्यों में लोकसभा सीटों का गणित समझे तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं जिसमें से बीजेपी के पास 1 सीट है तो कांग्रेस 0 पर खड़ी है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट से बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां वंचित हैं। वहीं असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं जिनमें से 9 सीटें बीजेपी और कांग्रेस के पास 3 सीट है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का खाता 0 है तो कांग्रेस के पास 1 सीट है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 18 और कांग्रेस के पास 2 सीटें। बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से 17 बीजेपी के पास और 1 सीट कांग्रेस के पास है। झारखंड की 14 सीटों में से बीजेपी के पास 11 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। उड़ीसा के कुल 21 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 8 और कांग्रेस के पास 1 सीट है। छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों में से बीजेपी के पास 9 और कांग्रेस के पास 2 सीट है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 का आंकड़ा बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास 2 सीट है। मध्य प्रदेश की 29 सीट में से बीजेपी के पास 28 सीट है, कांग्रेस के पास 1 सीट। तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास 24 सीट है जबकि कांग्रेस के यहां खाता 0 है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के पास बम्पर 23 सीटें हैं तो वहीं कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट मौजूद है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी से मात खाने के बाद देश की राजनीति में कांग्रेस भले ही बैकफुट पर नजर आने लगी थी, लेकिन विधानसभा चुनावों से इतर लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी